मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस ऑफ यू। तो मैं इसको मैट्रिसेस ही बोलूँगा, ये हिंदी वाली टर्म मैं यूज़ में नहीं लूँगा कि बड़ा क्लिष्ट सा शब्द है। तब इसमें देखिए, अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कुछ अपने पास इसके अंदर क्या संख्याएँ दे रखी है, कुछ इस प्रकार की अपने पास इसके अंदर क्या संख्याएँ दे रखी है, और इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जब लिखते हैं, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इसको रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं। इसको रेक्टेंगुलर अरे बोला जाता है, आयताकार अवयव। इसमें लंबाई चौड़ाई आपकी सेम भी हो सकती है, आयताकार अवयव। तो कितनी भी पंक्तियां या कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, इसको पंक्तियां बोलते हैं। ये संख्या आपकी सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको R1 कहते हैं, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। रो को पंक्ति और इसके अंदर के ये स्तंभ होते हैं, इसको कॉलम C1, C2 और C3 बोला जाता है। इसको रो और इसको कॉलम बोलते हैं। ये पंक्ति होगी, ये अपने पास स्तंभ हो गया। मैं इसको रो और कॉलम भी बोलूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, नहीं तो इसके अंदर क्या कई बार क्या कन्फ्यूज हो जाता है पंक्ति और स्तंभ के अंदर। रो तो इधर आएगी, पट जो इसके पैरेलल आएगी, और खड़े होंगे वो अपने पास इसके अंदर क्या कॉलम होंगे। तो कितनी भी पंक्तियां और कितने भी स्तंभ दे दिए, इनके जो ये अवयव है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को अपने पास इसके अंदर क्या इस तरह से ये जो निशान बनाते हैं, इसके अंदर जब लिखते हैं, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या आयताकार अवयव या इसको रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं। तो ये अवयवों का जो अरेंजमेंट है, इन एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या मैट्रिसेस कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, तो इस चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी बेसिक टर्म्स है वो पहले आप लोगों को बताता हूँ, फिर इसके बाद में इस टॉपिक को करते हैं। ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे अच्छे बढ़ेंगे आगे। तो ए मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर दिया है, AIJ। अब देखो, इसको इस तरह से लिखा जाता है A11, A12, A13 और A1M। अब इसी टाइप से A21, A22, A23 और इसको लिखेंगे A21। इसका मतलब ये फर्स्ट रो है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसको सुफिक्स बोलते हैं, SUFFIX सुफिक्स। तो ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो mth कॉलम। अब इसी टाइप से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो mth कॉलम। इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह से इसे क्या लिखेंगे 3M। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये N1 nth रो होगी, ये RN, और ये इसके अंदर क्या कॉलम हो गया mth कॉलम हो गया। पहले रो आएगी, बाद में कॉलम आएगी। तो AN1, AN2, AN3 और इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या लिख देंगे, ANM, इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है, तो इसको अपने पास इसके अंदर का जनरली ऐसे लिख देते हैं ये मैट्रिक्स। और इसके अंदर नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। तो रो तो क्या होगी, n होगी, और कॉलम कितने होगी, m होगी। अगर m/n होगा तो इसके अंदर का ये तो m आ जाएगा, और वो अपने पास इसके अंदर n हो जाएगा। अगर अपने पास इसके अंदर का मैट्रिक्स है, वो इसके अंदर m/n ऑर्डर का होगा, तो इसका मतलब रो तो कितनी होगी, m होगी। तो इसका मतलब ये जो शब्द है, इसको तो हम m कर देंगे, इसको तो m कर देंगे सबके अंदर, इसको तो सबके अंदर m कर देंगे। और इसके अंदर का ये कॉलम कितनी होगी, n होगी, तो इसको n कर देंगे। तो इसका मतलब C1 1n 2n 3n और n। तो किसी भी तरह से हो सकता है। और अगर इसके अंदर रो और कॉलम दोनों की संख्या अगर एक जैसी होती है, इसमें तो m और n आपके एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। आपके एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स को शॉर्ट के अंदर ऐसे लिखा जाता है, AIJ और M/n। अब i की वैल्यू देखो, इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या i पहले वाला सुफिक्स है, तो i की वैल्यू हमारे पास 1 और 1 से छोटी, और इसके अंदर क्या ये i की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 m तक बदल रही है। तो i है वो क्या होगा, 1 और m तक बदलेगा। और इसी तरह से हमारे पास n की ये j की वैल्यू जो होगी, वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 1 से क्या लेगी, ये n तक बदलेगी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है। आई क्या होगा,
1 2 3 m हो गया, और j हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1 2 3 n हो गया। तो किसी भी तरह से कहा जा सकता है। तो a इसका ऑर्डर कितना होगा, ये इसका क्रम या इसका ऑर्डर कहलाता है। ये जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का क्रम या ऑर्डर कहलाता है। अंदर तो हमारे पास ये इसके अंदर का एलिमेंट हो गया, और इसको इस तरह से ये रेक्टेंगुलर अरेंज होता है, इसके अंदर ऐसे जब लिखते हैं तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होता है मैट्रिक्स का साइन होता है। कुछ बुक्स के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का ये साइन है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। कुछ बुक्स के अंदर क्या मैट्रिक्स का जो साइन है उसके अंदर क्या होगा इस तरह से डबल डंडे भी लगाते हैं। परंतु अपने नॉर्थ के अंदर का जितनी भी लगभग बुक्स आती है ऑलमोस्ट उसके अंदर का निशान यही रहता है, ये वन टाइप का निशान सा बना देते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर का सिंबल है वो अपने पास में यूज में लेते हैं, ये प्रतीक काम में लिया जाता है। परंतु कुछ बुक्स के अंदर का आप इस तरह से या इस तरह की स्थिति भी देखने में मिल सकती है। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या अगर एक जैसी है तो उसके संगत क्या होता है अपने पास इसके अंदर का ये जो डंडे लगते हैं तो ये इसके अंदर क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। ये जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का क्या होगा डिटर्मिनेंट हो गया। और डिटर्मिनेंट अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर ये एक वैल्यू होती है। ये आपको आगे वाला टॉपिक कराऊंगा उसमें क्लियर करूंगा। तो मैट्रिक्स और दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये तो कुछ रो और कॉलम है उसके एलिमेंट्स की एक व्यवस्था होती है, इसका अरेंजमेंट है। और डिटर्मिनेंट अपने पास इसके अंदर क्या होती है एक वैल्यू होती है। और इसके लिए कंडीशन है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट है उसका अस्तित्व होगा, अदरवाइज इसके अंदर क्या होगा डिटर्मिनेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डिटर्मिनेंट का अस्तित्व नहीं होता है। अब इसमें कुछ बेसिक जो टर्म्स बता रहा हूँ ये चीज़ थोड़ा सी ध्यान रखिए आप लोग, इनके अपने पास इसके अंदर क्या होगा क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ सकती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर। अगर आपने बस इसके अंदर का कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ये 1 3 5 7 इस तरह से दे दिया, ये आपने बस इसके अंदर का ही दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा एक तो अपने पास इसके अंदर रो है और कॉलम कितने हो गए, ये कॉलम अपने पास इसके अंदर 4 हो गए, तो इसको 1/4 ये कॉलम कहेंगे। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम मर्जी है कितने भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। ये पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है, इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक पंक्ति है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये अपने पास इसके अंदर पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर अपने पास इसके अंदर का कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर पंक्तियां तो अपने पास इसके अंदर का कितनी भी है, और स्तंभ अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा एक होगा, जैसे कोई भी मान ले लिए, कोई भी टाइप का मान हो सकता है, माइनस प्लस 0 3/5 किसी भी तरह से माना जाए 3/2, तो ये हमारे पास इसके अंदर का पंक्तियां तो इसके अंदर कितनी होगी 4 1 2 3 4, और स्तंभ अपने पास इसके अंदर क्या होगा एक हो गया, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो पंक्ति सिर्फ अगर एक है, पंक्ति सिर्फ एक है, कॉलम चाहे कितने भी है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा पंक्तियां मर्जी है उतनी भी है, स्तंभ सिर्फ अगर एक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है स्तंभ मैट्रिक्स, या अपने पास इसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और किसी मैट्रिक्स में अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या अगर सेम होती है, समान होती है, तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या अगर अपने पास इसके अंदर समान है, तो इसका हम लिए क्या होगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कह दो, या तो 2/2 क्रम का मैट्रिक्स कह दो, या 2 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स कह दो, एक ही बात है। 2 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स कह दो या 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कह दो, एक ही बात है। 2/2 क्रम अगर लिख दिया आपने तो साथ में वर्ग नहीं लगाएंगे। 2/2 क्रम का मैट्रिक्स या 2 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स एक ही बात है। ये 2/2 क्रम का वर्ग लिख दिया है तो या 2/2, इसके अंदर 2/2 लिखा है तो साथ में फिर वर्ग यूज नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ये चीज़ और ये चीज़ अपने पास इसके अंदर, तो ये किसी भी ऑर्डर का नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर एक जैसे हैं तो ये हमारे पास क्या स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। अब कोई भी अपने पास इसके अंदर का एक मैट्रिक्स दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ले लिया, वर्ग मैट्रिक्स ले लिया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये जो अपने पास इसके अंदर मैट्रिक्स बनता है, ये मैट्रिक्स जो बनता है इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। लीडिंग डायगोनल, डायगोनल विकर्ण को कहते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल
डायगोनल। हिंदी के अंदर शायद इसको अग्रग विकिरण बोलते हैं। पूरा आप थोड़ा सा कन्फर्म, मेरे को पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ये गया के अंदर इधर आता है, ये इधर आता है, दोनों में से एक स्थिति होती है, वो थोड़ा देख लेना आप लोग हिंदी में। इसको लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। तो ये रह जो है गया के अंदर इधर रहता है, ये इधर आता है, ये मेरे को एग्जैक्ट पूरा कन्फर्म नहीं है, ये आप थोड़ा सा देख लेना हिंदी वाली बुक के अंदर। तो इसके अंदर क्या ये लीडिंग डायगोनल या इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको नहीं बोलते। अगर आपने ये चीज़ लिख दी है ना, तो इसको अपने बस इसके अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल नहीं बोलेंगे, इसको मुख्य विकिरण भी कहा जाता है। ज़्यादातर इसको मुख्य विकिरण ही बोलते हैं, परंतु कुछ बुक्स के अंदर के मैंने इस तरह का अटपटा सा नाम पढ़ा हुआ है, तो मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि इस तरह का भी नाम होता है। तो हिंदी वाले जो स्पेशल है हिंदी मीडियम में, वो इसके अंदर के इस तरह के शब्द है, उसके अंदर क्या कहीं कन्फ्यूज मत कर देना। तो इसको मुख्य विकिरण भी बोला जाता है। तो ये जो 1 1 2 2 3 3 इसको अगर आपने लिख दिया तो क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर आपका गलत हो जाएगा। ये लिखने की स्थिति के अंदर आपका क्वेश्चन है उसके अंदर गलत हो जाएगा। अब अगर कोई भी वर्ग मैट्रिक्स जो दिया है, ये कोई भी वर्ग मैट्रिक्स का A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आपने बस इसके अंदर क्या कोई भी आपने बस इसके अंदर क्या मैट्रिक्स आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो इसके जो मुख्य विकिरण है, इसके अलावा अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, इसके मुख्य विकिरण के अलावा अगर सारे एलिमेंट अपने बस इसके अंदर अगर जीरो हो जाए, मुख्य विकिरण के अलावा सारे एलिमेंट अगर अपने बस जीरो हो जाए, तो इसको हम विकिरण मैट्रिक्स बोलते हैं। ये विकिरण मैट्रिक्स या अपने पास इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके अंदर क्या ये जो एलिमेंट है, इसके अलावा जितनी भी एंट्री हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। ये एंट्री अपने पास क्या कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। मतलब इसके अंदर सिर्फ शर्त क्या है, मुख्य विकिरण के अलावा सारी एंट्री है वो अपने पास इसके अंदर क्या जीरो होनी चाहिए। मुख्य विकिरण के अलावा सारी एंट्री है वो जीरो होनी चाहिए। ये एंट्री अपने पास इसके अंदर क्या किसी भी तरह से हो सकती है, प्लस माइनस जीरो कोई भी एंट्री हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है, विकिरण मैट्रिक्स या अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है DIAG। ये हिंदी है चाहे इंग्लिश है, सबके अंदर ऐसे ही लिखते हैं DIAG। डायगोनल को शॉर्ट में विकिरण बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है 1 2 3, थोड़ा सा बीच में गैप दे दो और ये छोटा ब्रैकेट डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 0 2। पहले ये लिख लो, बचे हुए एंट्री है सारी जीरो कर दो। अब ये 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। और एक इसके अंदर क्या ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अपने पास क्या कोई भी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो लीडिंग डायगोनल है, उसकी जो सारी एंट्री है उसका जो सम होता है, ये अपने पास इसके अंदर के जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। इसको शॉर्ट में TR लिखते हैं, TRA, T छोटा R छोटा A अलग है, TR अलग है। तो ट्रेस है, या इसको हिंदी के अंदर अनुरेख बोलते हैं। अनुरेख हिंदी में थोड़ा सा नाम देख लेना आप लोग, अनुरेख है। एक बार पेपर के अंदर पूछा हुआ है RPSC के किसी एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर मुख्य विकिरण के जो अवयव है, चाहे अवयव किसी भी तरह से हो, इन सबको प्लस कर दो तो ये जो मान आएगा वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो लीडिंग डायगोनल है मुख्य विकिरण है उसके अवयवों का योगफल, तो इसको शॉर्ट में TRA लिखा जाता है। तो ये इसके अंदर इसके बराबर होता है। अब 1 2 3 0 0 0 ये इसमें लिए, तो इसके सारे एलिमेंट है। ये तो अपने पास कुछ भी हो सकते हैं, बाकी एंट्री अपने पास इसके अंदर क्या होती है, ये अपने पास इसके अंदर जीरो होती है। तो ये क्या कहलाता है अपने पास, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये डायगोनल मैट्रिक्स या विकिरण मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर ये सारी एंट्रियाँ अगर एक जैसी हो जाए, ये सारी एंट्रियाँ अगर अपने पास इसके अंदर अगर एक जैसी हो जाए, ये एंट्री अगर एक जैसी हो जाए A 0 0 0 0 0 0, तो अपने पास इसके अंदर का ये जो मैट्रिक्स होता है ये अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। अदिश मैट्रिक्स
या इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें कंडीशन है कि इसके अंदर क्या ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो अपने पास एलिमेंट है वो इसके अंदर जीरो नहीं होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में सारी एंट्रियां जीरो हो सकती हैं, परंतु इसके अंदर का ये एंट्री अपने पास इसके अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास इसके अंदर का स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स को व्यक्त करता है। तो मुख्य विकर्ण के अलावा जो सारी अवयव है वो एंट्रियां अगर जीरो है तो वो क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर का ये सारी एंट्रियां एक जैसी आ गई है तो ये अदिश मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर आपने पास इसके अंदर का इसकी सारी एंट्रियां अगर आपने पास इसके अंदर का अगर एक हो जाती है, अगर इसकी सारी एंट्रियां अगर एक हो जाती है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एंट्री एक ही जगह अगर अपने उसका 1 होगी है तो इसको इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। और इसको ए से व्यक्त नहीं करके इसको आई से व्यक्त करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसको आई से व्यक्त किया जाता है। अगर ये 2x2 ऑर्डर का है तो इसको I2 लिख देंगे, 3x3 ऑर्डर का है तो इसको I3 लिख देंगे। अगर 2 मैट्रिक्स पंक्तियाँ और 2 स्तंभ है तो इसके अंदर क्या हुआ, ये I2 आ जाएगा। अगर आपने बस इसके अंदर का ये एंट्री अगर दी है तो इसको I2 लिख देंगे, तो ये आपने बस इसके अंदर I2 हो जाएगा। और 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो मान आएगा वो I3 से व्यक्त किया जाता है। इसको I भी लिख सकते हैं, जनरली I3 लिखा जाता है। इसका मतलब ये इसके अंदर क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये सारे के सारे मैट्रिक्स जो मैंने बताए, डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स और ये इकाई मैट्रिक्स, ये सारे के सारे वर्ग मैट्रिक्स होते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये सारे के सारे मैट्रिक्स है वो वर्ग मैट्रिक्स होते हैं। और फिर इसके बाद में आता है अपने पास इसके अंदर क्या, शून्य मैट्रिक्स। तो शून्य मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या होगा, कितने भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वर्ग मैट्रिक्स ही हो, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। शून्य मैट्रिक्स है उसके अंदर का किसी भी क्रम का हो सकता है। पहले हमेशा पंक्ति लिखी जाती है, फिर इसके अंदर के स्तंभ लिखे जाते हैं। पहले अपने पास इसके अंदर के पंक्ति, फिर उसके बाद में इसके अंदर स्तंभ लिखे जाते हैं। तो अपने पास इसके अंदर के ये वर्ग मैट्रिक्स भी हो सकता है और हो सकता है वर्ग मैट्रिक्स नहीं भी हो। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो ओ होता है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा लिख के थे, ये ओ से व्यक्त करते हैं। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये वर्ग मैट्रिक्स भी हो सकता है और हो सकता है वर्ग मैट्रिक्स नहीं भी हो। इसमें इसकी कोई इसके अंदर प्रतिबंध नहीं है। तो शून्य मैट्रिक्स है उसकी सारी एंट्रियां जीरो होती है, इसकी जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री है वो अपने पास इसके अंदर जीरो होती हैं। इसके जितने भी अवयव आएंगे वो सारे के सारे शून्य होते हैं। ये किसी भी क्रम का हो सकता है, तो ये शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने जो लिखा है, A11 A12 A13 A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसके नीचे की सारी एंट्रियां आपने बस इसके अंदर के देखिए, आपने बस इसके अंदर के जीरो होती हैं। इसके नीचे की सारी एंट्रियां आपने बस इसके अंदर का जीरो होती है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा कन्फर्म कर लूँ, जैसे कोई क्वेश्चन लिखने में गलती ना हो जाए। आई जे से बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी एंट्रियां वो अपने पास इसके अंदर का जीरो होती हैं। अगर आपने बस इसके अंदर का कोई भी मैट्रिक्स है, देखिए ये पहला आई है, दूसरा जे है, ये आई है, ये जे है, ये आई है, ये जे है, ये आई है और जे है। तो ये सारी एंट्रियां अगर आपने बस इसके अंदर अगर जीरो हो जाए, ये सारी एंट्रियां इसके नीचे वाली मुख्य विकर्ण है उसके नीचे वाली सारी एंट्री आई जे से बड़ा है, तो ये सारी एंट्री अगर अपने बस इसके अंदर अगर जीरो हो जाती है, जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिया तो 2 3 4 इसके अंदर का 8 0 1 इस तरह से कोई मान ले लिया, मुख्य विकर्ण के नीचे की सारी एंट्री, इसके नीचे की सारी एंट्री अगर जीरो हो जाती है तो ये कंडीशन क्या होती है, आई जे से बड़ा है। तो इसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कंडीशन, आई जे से अगर बड़ा है, देखिए यहाँ पे आई 1 1 1 2 बाद वाला मान बड़ा है, पहला वाला मान छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आई क्या पहले वाला है, जे बाद वाला है,
पहला आई दूसरा जे, तो आई जे से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो आई जे से बड़ा है तो उस स्थिति के अंदर क्या है, इसका मतलब मुख्य विकर्ण के नीचे वाली सारी एंट्रियाँ अगर जीरो होती है, ये भी वर्ग मैट्रिक्स होता है, ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे वर्ग मैट्रिक्स के सेंस में चल रहे हैं अपने। तो इसके अंदर क्या, ये जो मैट्रिक्स आएगा इसको ऊपरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर का इसका उल्टा होता है। अगर आपने बस इसके अंदर का कोई मैट्रिक्स अगर इस टाइप से आ गया कि 2 3 -1 4 2, या इसके अंदर क्या हुआ, ये कुछ भी ले लें, 3 ले लिया जैसे सपोज करो, और यहाँ पे -1 ले लिए, और ये मुख्य विकर्ण है, उसके सारी ऊपर वाली एंट्री है वो अपने बस इसके अंदर जीरो आ गई है। इसके अंदर मुख्य विकर्ण उससे ऊपर वाली सारी एंट्रियाँ जीरो आ गई, तो इसके अंदर निशान क्या उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 1 2 1 2, इसका मतलब जे बाद वाला है, आई पहले वाला है, तो इसका मतलब आई जे से क्या हो गया, छोटा हो गया। आई जे से बड़ा है जब, तो हमारे पास इसके अंदर की ये स्थिति होगी, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और जब आई जे से छोटा होगा, इसका मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर वाली सारी एंट्री जीरो हो जाएगी, तो इसको निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या ये थोड़ा सा भी अगर गैप आ जाता है ना, तो ये कन्फ्यूज हो जाता है इसमें। तो अपने हिसाब से इसको जैसे भी आप रटना चाहो वैसे रट लेना। मतलब आई जे से बड़ा है, इसका मतलब आई पहले वाला स्टेप दूसरे से बड़ा है, तो इसका मतलब नीचे वाले मान जीरो है और उसके अंदर दूसरे वाले के अंदर के ऊपर वाले मान जीरो है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ऊपरी है, इसका मतलब अपर है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू आएगी, नीचे वाली वैल्यू जीरो। और इसके अंदर क्या है, जब लोअर है तो इसके अंदर लोअर वाली वैल्यू आएगी, ऊपर वाली वैल्यू जीरो। या अपने पास में आप जैसे भी रटना चाहे उस तरह से रट लेना, इसमें ओवरलैप नहीं हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन कई बार इसके अंदर क्या 4 विकल्प दे के पूछ लेते हैं कि मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या किस तरह का होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर क्या बड़ा लास्ट के अंदर फिर धोखा हो जाए अपने को। ये क्वेश्चन है कि कई बार कन्फ्यूज करने वाली स्थितियाँ पैदा कर देते हैं। अब इसके बाद में देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर का स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है, जैसे 2 3 5 6 -7 1 0 -3, और अपने पास इसके अंदर का सपोज करो 7 दे दिया है, तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिया है इसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये इसका परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज कहलाता है। ये परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो को तो फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को अपने पास इसके अंदर सेकंड कॉलम बना देंगे, और थर्ड रो अपने पास इसका थर्ड कॉलम बना देंगे। तो अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या आएगा, अपने पास इसके अंदर क्या रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो ये इस मैट्रिक्स का, इसको ए ट्रांसपोज या ए के ऊपर डैश लगाते तो ये इसका परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ये इसको व्यक्त करता है। अब 1 मिनट के लिए थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान देना, ये जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। एक होता है सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर अपने पास इसके अंदर का कोई भी मैट्रिक्स आता है Aij, तो 2 3 5, ये जैसे 1 है तो ये -1, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, -2 है तो इसके अंदर ये 2, और ये अपने पास इसके अंदर क्या 4 है तो इसके अंदर क्या होगा, -4। ये समान दूरी के ऊपर एलिमेंट होंगे। इस वीकेंड के अलावा इन एलिमेंट की अपने पास इसके अंदर क्या पोजीशन क्या होती है, अपोजिट होती है, इनकी पोजीशन अपोजिट होती है। तो इसका मतलब Aij इजिकल टू -Aj, और इफ i और j इक्वल नहीं हो, ये थोड़ा सा स्टेप याद रखना, Ai इजिकल टू, नहीं गलत लिख दिया मैंने, सॉरी,
इसका साइन सेम होता है, ए आई जे इजिकल टू ए जी आई, ए आई जे इजिकल टू ए जी आई इफ आई नॉट इक्वल टू जे। 1 2 3 ये जैसे मान कुछ भी आ गया मुख्य विकिरण, इन दोनों की पोजीशन अपने पास इसके अंदर का सेम आएगी। यहाँ पे देखिए मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल आएगा, मैंने गलती से स्मॉल लिख दिया। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो ये तो 1 1 2 2 3 3 है, अब 1 2 2 1 को चेंज करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे देखो 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 है। दोनों स्थितियाँ अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का सेम चल रही है। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का इससे समान दूरी पे जो एलिमेंट होंगे ये एलिमेंट अपने पास इसके अंदर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो या तो इसके अंदर का डेफिनेशन ये लगाई जाती है ए आई जे ए जे आई के इक्वल है, और फॉर ऑल आई अगर जे के इक्वल नहीं है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1 है, और 1 1 को उल्टा करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू सेम होगी, इसलिए इसके अंदर का कोई चेंज नहीं होता है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपने ऐसे लिखना चाहें ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज लेंगे तो इसके अंदर मान कितना आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम सेम। अब इसी तरह से सेकंड रो उसको ये अपने पास इसके अंदर ये बना देंगे, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, और थर्ड रो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, थर्ड कॉलम बन गई। अब इसको चेक करो कि ये वैल्यू ए के इक्वल आती है कि नहीं आती है। ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का चेक कर लीजिएगा, अपने पास इसके अंदर का वापस इसी के इक्वल आएगी। तो इसमें दो चीज़ें होती है, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल होता है तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये सममित मैट्रिक्स कहलाता है। ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स होता है, वो सममित मैट्रिक्स कहलाता है। या इसके अंदर दूसरी शर्त अपने पास इसके अंदर क्या है, ए आई जे के ए जी आई के इक्वल कब होगा, जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो दोनों ही स्थितियाँ वो अपने पास क्या सममित मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स को व्यक्त करती हैं। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर लिख लें, या ए आई जे नॉट इक्वल टू माइनस ए जी आई, मतलब ये दोनों चीज़ें अपने पास इसके अंदर ए आई जे और ए जी आई दोनों का स्थान आपस में सुफिक्स को इंटरचेंज कर देंगे तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब हमारे पास का जो मुख्य विकिरण है, लीडिंग डायगोनल है, उससे दोनों समान स्थिति की जो वैल्यू होती है वो आपस में इसके अंदर इक्वल होती है। ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, ये इससे इधर वाली वैल्यू इक्वल होंगी, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का इक्वल होंगी। तो ये अपने पास इसके अंदर मैट्रिक्स जो होता है, इसको इस तरह से याद रखो चाहे इस तरह से याद रखो, दोनों में से जैसे भी आपको उचित लगे वैसे याद रख लेना, क्योंकि पेपर में इस तरह से भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी दिया जा सकता है। और दूसरा होता है इसके अंदर क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। तो विषम सममित मैट्रिक्स की स्थिति के अंदर क्या बनता है, अपने पास इसके अंदर का ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ए ट्रांसपोज सबसे पहले मैट्रिक्स है वो अपने पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, स्क्वायर तो होना ही चाहिए। तो ये ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए के इक्वल होता है। ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तब तो इसको क्या बोलते हैं, हम सममित मैट्रिक्स बोलेंगे, और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है तो ये विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो मैट्रिक्स ए है वो अपने पास इसके अंदर कैसे लिखा जाता है, एक तो इसके अंदर क्या 0 लिखा जाता है, और ए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ए आई जे इजिकल टू माइनस ए जे आई इफ आई और जे इक्वल नहीं हो। ये थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान रखना आप लोग, आई और जे अगर इक्वल नहीं हो तो दोनों का जो साइन होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट होता है। मुख्य विकिरण है वो तो आपका वैसे वैसे चलेगा, ये दोनों का साइन अपोजिट होगा, इन दोनों का साइन अपोजिट होगा, इन दोनों का साइन अपोजिट होगा। आई और जे 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 और 3 2। और अगर आपने पास इसके अंदर आई और जे अगर आपस में इक्वल होते हैं, आई जे अगर इक्वल होते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, अपने पास इसके अंदर का 0 के इक्वल होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्पेशली ध्यान रखना है। ए आई जे अगर अपने पास इसके अंदर अगर इक्वल नहीं होंगे, अगर आई और जे अगर इक्वल नहीं होंगे तो स्थिति के अंदर दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। और मुख्य विकिरण जो है उसकी सभी एंट्रियां क्या होती है, अपने पास इसके अंदर का शून्य होती है। तो विषम सममित मैट्रिक्स या इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है इसको हिंदी के अंदर। तो इसके अंदर का विषम सममित कह देंगे, इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। तो इसके मुख्य विकिरण की सारी एंट्रियां अपने पास इसके अंदर क्या होती हैं, 0 की इक्वल होती हैं। देखो इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स अगर दे दिया है और ये सारे के सारे मैट्रिक्स स्क्वायर होने चाहिए, बस इसके अंदर ये शर्त है।
तो इसके अंदर क्या होगा, मुख्य विकर्ण है उसकी सारी एंट्रियाँ तो अपने जीरो हो जाएगी। ये 2 है तो ये -2 होगी, ये 3 है तो ये -3 हो जाएगी, ये 1 है तो -1 हो जाएगी। अब इसका ट्रांसपोज करके आपने देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अब इसमें एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स में अपने पास इसके अंदर क्या है, कभी भी अपने पास इसके अंदर किसी भी स्केलर नंबर से किसी भी अदिश राशि से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी भी एंट्री है सबको इसके अंदर क्या उस राशि से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या मैट्रिक्स दिया जाता है, तो अगर आपने बस इसके अंदर क्या ये मैट्रिक्स सपोज करो ये मैट्रिक्स दे दिया है 2 3 5 1, तो अगर इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लिया आपने बस इसके अंदर क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से सारी एंट्रियों को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन लेंगे तो सभी एंट्रियों में से कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या सारी एंट्रियों को इसके अंदर क्या ये अपने पास कॉमन लिया जाता है। तो इसको किसी भी स्केलर नंबर से अदिश राशि से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी से मल्टीप्लाई करना है, कॉमन लेना है तो इसके अंदर के सब में से कॉमन लिया जाता है। तो इसके अंदर का ये चीज़ स्पेशली याद रखो। अब इसमें से अगर सपोज करो माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, सभी एंट्रियों में से माइनस कॉमन लेंगे, फिर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर -2 +0 -0 0 ही होता है, ये आप लोगों ने पहले किया था। अब इसमें से ये कॉमन ले लो और ये कितना हो गया, -1 के बराबर हो गया। बस इसमें याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुख्य विकर्ण जो होता है, विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें मुख्य विकर्ण की सारी एंट्रियाँ क्या होती है, 0 होती हैं। ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब कुछ इसके अंदर का ये जो रिजल्ट है ये अपने पास में थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए आप। क्यों, अब कोई भी मैट्रिक्स अपने को जो दिया हुआ है, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो A + A ट्रांसपोज होता है वो हमेशा सममित होता है। A + A ट्रांसपोज होता है वो हमेशा सममित होता है, और A - A ट्रांसपोज होता है वो इसके अंदर हमेशा क्या होता है, विषम सममित होता है। ये सिमेट्रिक है, इसको शॉर्ट में SYM लिख रहा हूँ, और ये अपने पास इसके अंदर का स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो A + A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स दे रखा है उसी के ट्रांसपोज इसमें अगर प्लस कर देंगे तो ये मैट्रिक्स हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास सममित होगा। और A - A ट्रांसपोज आएगा वो हमेशा हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, विषम सममित को व्यक्त करता है। अब इसी टाइप से A ट्रांसपोज इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होता है, सममित होता है। A ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, सममित होता है। तो ये याद रखना, ये और ये तो सममित है और माइनस आ गया तो इसका अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये मैट्रिक्स है वो उसके अंदर के विषम सममित की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके अंदर आंख मीच के आप डायरेक्ट रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और एक छोटा सा रिजल्ट अपने पास इसके अंदर आपको याद और रखना है, A = 1/2 गुणा 2 ही लिख दिया, 1/2, A = 1/2 गुणा 2 ही लिख दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A + A ट्रांसपोज + A - A ट्रांसपोज। अब ये कितना होगा, 1/2 A + A ट्रांसपोज और 1/2 A - A ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वर्ग मैट्रिक्स है ये। तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसको अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में A + A ट्रांसपोज के गुणा के अंदर अगर कोई भी अदिश राशि है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये सममित मैट्रिक्स ही होगा। तो ये सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और ये माइनस वाला हो गया तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर आपको पेपर में बनाना पूछ लिया जाए तो A के अंदर A ट्रांसपोज प्लस कर दो, इसका आधा कर दो, और A में A ट्रांसपोज माइनस कर दो और इसका आधा कर दो। तो एक स्टेप तो ये बन गया, एक स्टेप हमारे पास ये बन गया। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इस वर्ग मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
तो कोई भी चाहे वर्ग मैट्रिक्स है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक मैट्रिक्स कोई भी दे रखा है और एक मैट्रिक्स बी कोई भी दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, इसके मैंने एलिमेंट ये ले लिए ए आई जे और बी आई जे। अब अगर दोनों मैट्रिक्स का अगर क्रम आपका एक जैसा है, दोनों मैट्रिक्स का क्रम या साइज अगर एक जैसा है, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या जैसे मैट्रिक्स होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, ए बी सी डी, जैसे इस तरह से ले लिया मैंने, एक मैट्रिक्स इस तरह से ले लिया, एक मैट्रिक्स इस तरह से ले लिया। ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है, कोई जरूरी नहीं है कि वर्ग मैट्रिक्स हो, ये किसी भी क्रम का हो सकता है। ये अपने पास इसके अंदर मैट्रिक्स किसी भी क्रम का हो सकता है। जैसे इसके अंदर क्या होगा, 2 0 -1 4 और 2 और 5 ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या ले लिया, x + 1 y + 1 और इसके अंदर z, और इसके अंदर क्या ले लिया, a - 1 b + 1 और c + 2। तो 2 मैट्रिक्स है उसका क्रम एक जैसा होना चाहिए। ये मैट्रिक्स है वो 2 बाई 2 क्रम का है, ये 2 बाई 2 क्रम का है। ये मैट्रिक्स क्या होगा, 2 बाई 3 क्रम का है। ये मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर का 2 बाई 3 क्रम का है। तो 2 मैट्रिक्स है, अगर इनका क्रम सेम हो, ऑर्डर सेम हो, और इसके जो संगत एलिमेंट है, संगत का मतलब सेम पोजीशन में जो बनने वाले एलिमेंट है, सेम पोजीशन में बनने वाले एलिमेंट अगर आपस में इक्वल होते हैं, तो ये मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या कहलाते हैं, समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। समान मैट्रिक्स तब होंगे जब दोनों मैट्रिक्स का क्रम एक जैसा हो और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसी पोजीशन के अंदर, एक जैसी स्थिति के अंदर आने वाले जो अपने पास इसके जो सदस्य हैं, जो एलिमेंट है, वो इसके अंदर के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं संगत अवयव। तो संगत अवयव अगर आपस में बराबर हो तो ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या कहलाते हैं, समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। और 2 मैट्रिक्स का अपने पास इसके अंदर सम कैसे किया जाता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो अपने को इसके अंदर आगे यूज आएंगी। 2 3 5 0 ये मैट्रिक्स ले लिया। दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर अपने पास इसके अंदर क्या है, 2 0 -1 और 4 ले लिए। अब दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले अगर प्लस करना है तो दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्रम सेम होना चाहिए, और इसके संगत अवयव वापस में इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे। तो पहले एलिमेंट में पहला प्लस कर देंगे, इस एलिमेंट में से ये प्लस कर देंगे, इसमें से ये प्लस कर देंगे, और इस एलिमेंट में ये प्लस कर देंगे। और इसी तरह से अगर माइनस करना है तो पहले एलिमेंट में से पहला माइनस करना है, दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, तीसरे में तीसरा, और चौथे में से चौथा माइनस करना है। अगर आपने बस इसके अंदर अगर इस तरह की स्थिति दे दें, 2a - 3 भी दे दिए, 2a - 3 भी दे दिया, तो पहले वाले को तो इसके अंदर क्या सारी एंट्री है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 10 और 0, और इसके अंदर क्या बीच के अंदर कितना होगा, माइनस। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस इसके अंदर क्या 6, और इसके अंदर क्या 0 -3 और 12। अब इसमें पहले एलिमेंट में से पहला माइनस कर दो, या इसको ऐसे कर दिया करो, गलती से बचना चाहो तो यहाँ पे प्लस कर दो, अंदर वाले सारे निशान बदल दो, +0 -0 हो गया। अब इसको आपस में इसके अंदर क्या प्लस करके और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें कहीं जल्दबाजी के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, बस ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। कोई ईजी पोर्शन है तो ईजी पोर्शन के अंदर गलती होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, कि कोई बार क्या होता है जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता है। अब इसके अंदर क्या एक मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर क्या दिया है, 2 3 5 0 1 4 ये मैट्रिक्स दे दिए। तो ये मैट्रिक्स है वो अपने पास इसके अंदर 2 बाई 3 क्रम का दे दिया मैंने। और दूसरा मैट्रिक्स है बी है वो अपने पास इसके अंदर क्या देखिए, 2 3 4 -1 और 5, और इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो कुछ ही मान लो 0 ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स है वो इसके अंदर 3 बाई 2 क्रम का हो गया। तो 2 मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर क्या किसी भी क्रम के दे दिए गए अपने को। तो 2 मैट्रिक्स है उसका गुणनफल है वो अस्तित्व कब होता है, 2 मैट्रिक्स का गुणनफल का अस्तित्व कब होता है, जब पहला मैट्रिक्स दिया है दूसरा मैट्रिक्स दिया है, तो पहले मैट्रिक्स के तो ये संख्या ये तो रो होगी, ये अपने पास क्या कॉलम होगी, और इसके अंदर ये तो क्या होगी, इसकी रो होगी, और ये अपने पास इसके अंदर क्या इसकी कॉलम होगी। मैं रो बना रहा हूँ तीर का निशान, तो ये तो रो होगी, ये कॉलम होगी। सेकंड मैट्रिक्स है उसकी ये रो होगी और ये कॉलम होगी। तो पहले मैट्रिक्स के अपने पास इसके अंदर क्या स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या, इसके जो कॉलम और इसके स्तंभों की संख्या अगर सेम होती है तो उसी स्थिति के अंदर क्या 2 मैट्रिक्स है उसका गुणनफल संभव होता है। और इसके अंदर क्या ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, ये 2 बाई 2, ये बचा हुआ 2 बाई 2 आ जाएगा। अब इसको गुणा किया किस तरह से जाता है, ये चीज़ अपने पास थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप।
तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या पहली एंट्री आएगी। तो इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर इसके अंदर क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 12, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 25। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये फर्स्ट एंट्री आएगी। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आ गया। इस तरह से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड एंट्री आएगी। रो तो फर्स्ट है और कॉलम क्या है, सेकंड है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा -3, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो +0। अब इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड तो रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो +4, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 20। अब इसी टाइप से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसका हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। आगे इसको हल करके अपने पास ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसी टाइप से इसका मतलब हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2×2 हो गया। अब इसी टाइप से अगर अपने को बी ए मैट्रिक्स लिखना पड़े, अगर अपने को बी ए मैट्रिक्स लिखना पड़े तो बी ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये बाद वाले मैट्रिक्स को पहले और पहले वाले मैट्रिक्स को बाद में लिख लो आप। तो बी, मैं इसको वापस लिख लेता हूँ, तो बी मैट्रिक्स तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 2 3 4 -1 और 5 और 0। अब इसी तरह से इसके अंदर का ये मैट्रिक्स दूसरे वाला लिख लेंगे, तो दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये तो पहले मैट्रिक्स तो बी हो गया, बाद वाला मैट्रिक्स ए हो गया, और ये हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 2 3 5 0 1 4। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर का इसका साइज क्या है, इसका क्रम कितना है 2/3, और इस मैट्रिक्स का क्रम कितना है 2/3। यहाँ तो रो तो कितनी है, ये पंक्तियाँ वो तो 3 है, कॉलम कितने हैं 2 है, और इसके अंदर पंक्तियाँ तो 2 है और कॉलम कितने हैं 3 है। तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। उसी स्थिति के अंदर क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स है उसका गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन का अस्तित्व होता है। अब आपने बस इसके अंदर क्या, ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर कितना आएगा, ये बचे हुए मान ये और ये, तो 3/3 होगा। अब इसको लिखा कैसे जाता है, b × a, वापिस वही तरीका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर गुणा जो होता है वो रो बाई कॉलम होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास पहला एंट्री आएगी। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 6 प्लस इसके अंदर 3, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई। फिर इसके अंदर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या 10 प्लस इसके अंदर 12। अब इस तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो तो सेकंड होगी, कॉलम फर्स्ट हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और इसके अंदर के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 -0 0 ही होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप फिर ये स्टेप, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 12 -1। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 -4। अब इस तरह से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 -0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 15 +0, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ये इसके अंदर +0। अब इसको आगे हल कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये मैट्रिक्स है वो क्या होगा, ये मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स है वो तो क्या होगा 2/2 ऑर्डर का आ गया, और बी ए मैट्रिक्स है वो अपने पास इसके अंदर के 3/3 ऑर्डर का आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 2 मैट्रिक्स जो होते हैं उसको अपने पास के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोई स्थिति विशेष के अंदर अगर बराबर हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो ए बी है वो इसके अंदर बी ए के कभी भी बराबर नहीं होता है। ए बी मैट्रिक्स होता है वो कभी भी बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता है। ये इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। और 2 मैट्रिक्स को किसी भी क्रम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास इसके अंदर मान समान ही है, तो इसका मतलब ये जो नियम होता है वो क्या कहलाता है, क्रमी नियम का नियम कहलाता है। तो क्रमी नियम का नियम, तो क्रमी नियम का नियम का इसमें क्या होता है, पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्रमी नियम या इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। क्रमी नियम के नियम का गुणन के अंदर फल के अंदर का पालन नहीं होता है। ये कोई स्थिति विशेष के अंदर हो जाए वो एक अलग बात होती है, और नियम उसी को कहते हैं जब ये प्रत्येक स्थिति के अंदर बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हमेशा अपने को ये ध्यान रखना है कि क्रमी नियम का नियम का इसके अंदर पालन नहीं होता है। अब कई बार क्या होता है, इस तरह की स्थिति भी आती है अपने पास इसके अंदर, जैसे मैट्रिक्स ए है वो 2/3 क्रम का दे दिया है, मैट्रिक्स बी है वो अपने पास में 3/3 क्रम का दे दिया,
तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों सेम है तो इसका मैट्रिक्स का जो क्रम आएगा वो क्या होगा, 2/3 ऑर्डर का आएगा। अगर ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो इसका मैट्रिक्स का जो क्रम आएगा वो 2/3 क्रम का आएगा। अब इसको अगर बी और ए लिखें तो बी का क्रम कितना है, 3/3 और इसका मैट्रिक्स का क्रम ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, बी ए का जो गुणनफल है उसका अस्तित्व नहीं होगा। हो सकता है एक चीज़ का अस्तित्व हो दूसरे का अस्तित्व भी नहीं हो। तो ये कंडीशन अपने पास ध्यान रखनी है। पहला मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होती है तो इसके अंदर के दोनों का गुणनफल है उसका अस्तित्व होगा। उसका गुणनफल एग्जिस्ट तभी करेगा, ये संभव तभी होगा जब अपने पास ये स्थिति होती है। अदरवाइज इसके अंदर क्या होगा, इसका गुणनफल है उसका अस्तित्व नहीं होगा। एक कोई भी मैट्रिक्स अपने को जैसे दिया हुआ है 2 3 4 2 या कुछ भी ले लें, अपने एक ले लेता हूँ, चलो भी एक मैट्रिक्स कोई भी दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स के जो अपने पास इसके अंदर अवयव है, इस मैट्रिक्स के अपने पास इसके अंदर के जो अवयव है, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है तो इसके संगत ये इस तरह से जो दो खड़े डंडे लगाते हैं उसको सारणिक बोलते हैं। ये सारणिक है, या इसको शॉर्ट में DET लिख देते हैं, कैपिटल D भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत करना। ये डिटर्मिनेंट ये होता है, ये इस तरह का निशान लगा दें या ऐसे लिख दें की बात है। अगर आपने ये निशान लगाया तो इसके अंदर DET नहीं लिखेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट ही है, ये अपने पास इसके अंदर का डिटर्मिनेंट ही आ गया। अब आपने पास इसके अंदर का ये जैसे स्थिति कोई भी अपने पास आ गई है तो इसके अंदर क्या होगा, 2 4 3 और 1। अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत क्या होता है, सारणी का अस्तित्व होता है। इसको डिटर्मिनेंट या सारणिक बोलते हैं, इसका अस्तित्व होता है। और इसको हल कैसे किया जाता है, इसका गुणा माइनस इसका गुणा। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 - 12 बराबर -10। ये कोई वैल्यू हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकती है। अब इसके अंदर देखिए कुछ इसके अंदर क्या प्रॉपर्टियां जाती है। तो कोई भी मैट्रिक्स है a + b को b + a लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, उसके अंदर क्या हुआ, a + b को हम b + a लिख सकते हैं। a + b को अपने पास इसके अंदर b + a लिखा जा सकता है। अब अपने पास इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है, a × b को b × a नहीं लिख सकते। योग के अंदर क्या होगा, क्रम विनिमय के नियम का पालन होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, परंतु मल्टीप्लिकेशन के अंदर किसके नियम का पालन इसमें नहीं होगा। अब कोई भी अपने पास इसके अंदर मैट्रिक्स होता है तो जिस क्रम का मैट्रिक्स है उसी क्रम का ये शून्य मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, इसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर आपने इसका ए मैट्रिक्स है उसका जो क्रम दिया हुआ है वही शून्य मैट्रिक्स का क्रम है, तो इसके अंदर अगर शून्य मैट्रिक्स के अंदर अगर मैट्रिक्स ए प्लस कर दें या इसके अंदर ये प्लस कर दें तो अपने पास इसके अंदर का सेम अपने पास इसके अंदर का ये एलिमेंट आता है। अगर मैट्रिक्स का जो क्रम दे रखा है वही अपने पास इसके अंदर का इसका क्रम होना चाहिए, दोनों का क्रम सेम होना चाहिए। तो ए के अंदर मैट्रिक्स है उसके अंदर उसी क्रम के शून्य मैट्रिक्स को या शून्य मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स है उसके अंदर उसी क्रम का अपने पास इसके अंदर क्या मैट्रिक्स है अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास वापस वो स्थिति आती है। और एक चीज़ देखो अपने पास इसके अंदर का ये की थी आपने, a + 0 और 0 + a। ए अपने पास इसके अंदर का कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, अपने पास इसके अंदर क्या होगा किसी भी तरह की संख्या हो सकती है, रेशनल नंबर, प्राकृत संख्या, अपने पास इसके अंदर का कोई भी टाइप की स्थिति ले लें। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर लेंगे तो किसी भी संख्या में जीरो या जीरो में किसी भी संख्या को अगर प्लस करते हैं तो ये जो जीरो होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, ये तत्समक अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, तत्समक अवयव ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। और अगर आपने पास इसके अंदर अगर प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या के अंदर का ये अवयव होगा नहीं, तो प्राकृत संख्याओं के अंदर क्या होगा, ये तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो प्लस करते हैं, जीरो में कोई भी संख्या प्लस करते हैं तो वापस अपने को वही संख्या प्राप्त होती है। तो जीरो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, उस सेट के अंदर जिस सेट के अंदर अपने लेके चलने उस सेट के अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए, उस सेट के अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए। ये चीज़ अपने ग्रेजुएशन वाला टॉपिक करेंगे उसमें अपने बहुत काम आएगी, ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का बेसिक ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या जो एलिमेंट लेते हैं वो सेट के अंदर होना चाहिए, जो भी सेट आपने लिए, एन लिया या आर लिया या डब्ल्यू लिया उसके अंदर का ये एलिमेंट होना चाहिए।
तो इसके अंदर हमारे पास क्या, किसी भी अपने पास क्या, मान लिया इसको रियल नंबर मान ले, तो रियल नंबर कोई वास्तविक संख्या में जीरो या जीरो में अगर ये जोड़ देंगे तो वापस वही संख्या आएगी। तो ये जीरो जो होता है वो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये मैट्रिक्स के नियम के अंदर क्या होगा, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, परंतु इसके अंदर क्या, ये जो एलिमेंट होगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, शून्य मैट्रिक्स हो गया, ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या, शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स कह दें या शून्य मैट्रिक्स कह दें, जो भी आप कहें। तो इस दोनों का साइज है, इन दोनों का क्रम अपने पास एक जैसा होना चाहिए, ये चीज़ अपने पास स्पेशली अपने को ध्यान देने वाली चीज़ होती है। अब इसी टाइप से किसी भी रियल नंबर में जैसे मान लिया उसकी नेगेटिव संख्या जोड़ दें, या ये संख्या जो है कोई भी वास्तविक संख्या दे रखी है उसमें उसका नेगेटिव जोड़ेंगे तो माइनस का माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। किसी भी संख्या में उसकी नेगेटिव संख्या या इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो उसके अंदर क्या अपने पास अगर कोई भी संख्या अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जो स्थिति बनेगी, ये स्थिति हमारे पास जो बनती है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और इस संख्या को ये या इस संख्या में ये जोड़ते हैं तो ये हमारे पास माइनस ए जो होता है वो ए का क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ये अपने छोटी क्लासों से जो स्टार्ट होती है, रूल वही होते हैं सारे के सारे, ये अपने पास भी इसके अंदर ग्रेजुएशन वाले टॉपिक के अंदर अपने को आएंगे। तो इसका इन्वर्स तो ये हो गया, इसके लेंगे तो उसके अंदर क्या, उसका निशान बदल जाएगा। तो इसका इन्वर्स तो ये हो गया, इसका इन्वर्स अपने पास ये हो गया। तो अगर प्लस लेंगे तो प्लस का नेगेटिव ये हो गया, माइनस का नेगेटिव लेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका माइनस ए है वो ए का क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। क्यों, योग संक्रिय है तो इसलिए इसको योज्य बोल देते हैं। और ये इसका इन्वर्स या तो इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स या योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये समुच्चय, ये अपने पास इसके अंदर इसके अंदर क्या, जो मैट्रिक्स में लेंगे तो मैट्रिक्स में क्या होगा, किसी मैट्रिक्स में उसका ऋणात्मक मैट्रिक्स प्लस कर देंगे या ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या होगा, प्लस हो गया। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये ओ है, जीरो नहीं है, ये शून्य मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ये शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ गया। और किसी मैट्रिक्स में उसका ऋणात्मक मैट्रिक्स अगर प्लस कर देंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास जो मैट्रिक्स आएगा वो नल मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होता है। तो इसका तो ये क्या हुआ, ये योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स हो गया, और इसका योज्य प्रतिलोम ये हो गया। दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये अपने पास ग्रेजुएशन वाले टॉपिक के अंदर अपने पास आएंगी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी मैट्रिक्स अपने पास दे रखा है तो ये चीज़ आपने की थी, एक को एक से या एक को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सेम एलिमेंट आता है। ये कोई भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या है या प्राकृत संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। अपने जिस सेट के बारे में अपने पास इसके अंदर क्या अपने स्टडी करेंगे उसके अंदर क्या ये एलिमेंट होना चाहिए, बस ये चीज़ अपने को याद रखनी है। तो ए को एक से या ए को ए से, ए को एक से मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो सेम एलिमेंट आएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर का जो एलिमेंट होता है, ये एक जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा, ये भी तत्समक अवयव कहलाता है, ये भी तत्समक अवयव कहलाता है। उसके अंदर भी तो आपने क्या किया था, ए प्लस जीरो इजिकल टू जीरो प्लस ए, तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट था। ये भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, तत्समक अवयव था, दोनों ही तत्समक अवयव थे। ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, परंतु इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए तो इसके अंदर क्या होगा, इसको गुणन तत्समक अवयव कह देते हैं और इसको योज्य तत्समक अवयव कह देते हैं। तो इंग्लिश के अंदर इसको तो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह देते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह देते हैं, आइडेंटिटी। जैसे हमारा आधार नंबर है वो हमारी क्या आइडेंटिटी है, वो हमारी पहचान है। तो योग के लिए तो आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो होगी, और गुणन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, वन होगी। सेम वही चीज़ है सारी की सारी। तो इसका अपने पास इसके अंदर की ये चीज़ आएगी। अब इसी तरह से अगर कोई भी अपने पास इसके अंदर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी अपने पास इसके अंदर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अब आपने पास इसके अंदर का ये ध्यान दीजिएगा, अब आपने पास इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है इसको ए को आई से या आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का सेम मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होता है।
उसके अंदर तो क्या किया था, 0 प्लस किया था शून्य मैट्रिक्स, और ए को अपने पास आई से या आई को ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या सेम मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो हमारे पास इसके अंदर आई है वो अपने पास इसके अंदर क्या हो गया, उसमें तो शून्य था, वो इसके अंदर हमारे पास क्या था, ये अपने पास इसके अंदर क्या तस्म का व्यू था, ये आइडेंटिटी एलिमेंट था, और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये तस्म का व्यू कौन सा हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर आई हो गया। तो गुणन संक्रिया के अंदर ए को आई से या आई को ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सेम मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होता है। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज होती है। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या, अगर ए और बी और सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं तो पहले दोनों को प्लस करके तीसरा प्लस कर दे और बाद वाले दोनों को प्लस करके पहले वाले को प्लस कर दे, तो ये मान हमेशा बराबर होंगे। अब इसके अंदर शर्त क्या है, ए बी सी का सबका क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों, दो मैट्रिक्स को प्लस कब करते हैं, जब दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों का क्रम सेम हो और इसके संगत अवयवों को प्लस करते हैं। तो पहले दूसरे का सम करके तीसरे में प्लस कर दें, या दूसरे तीसरे को प्लस करके पहले को इसके अंदर प्लस कर दें, तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये जो नियम होता है उसके अंदर क्या कहलाता है, साहचर्य का नियम कहलाता है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपने को थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर आगे अपने पास इसके अंदर के ग्रेजुएशन वाले पार्ट के अंदर इन चीज़ों की अपने को जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर क्लियर करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, इस तरह की स्थिति आ गई। अब इसी टाइप से गुणनफल के अंदर लेंगे तो a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी। बस इसमें कंडीशन है कि इसका मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन का अस्तित्व होना चाहिए। ए बी का मल्टीप्लीकेशन और ए बी का सी से मल्टीप्लीकेशन, ए बी का बी सी का मल्टीप्लीकेशन और ए का बी सी से मल्टीप्लीकेशन है, इसका अस्तित्व होना चाहिए। अगर ये अस्तित्व होता है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये नियम है, इसके अंदर का इसका पालन होता है। तो साहचर्य का नियम या एसोसिएटिव नियम का इसके अंदर पालन होता है। तो इसके अंदर का देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन के अंदर का कोई डाउट ना रहे। ए सेट है वो m इंटू एन हो गया, बी सेट है वो n इंटू पी हो गया, और सी सेट है वो इसके अंदर p इंटू क्यू हो गया या p इंटू आर हो गया। ये जैसे स्टेप ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ए बी जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर कितना होगा, m इंटू पी हो गया। और अब आपने बस इसके अंदर क्या, c कितना हो गया, p इंटू आर हो गया। इन दोनों का आपने बस इसके अंदर क्या, ये मान फिर सेम हो गया। इस पहले मैट्रिक्स के तो क्या, स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और दूसरे के स्तंभों की संख्या। तो a इंटू बी इंटू सी, ये जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, m इंटू आर हो गया। अब इसी चीज़ को आप इधर देखिए, तो a m इंटू एन। अब आपने बस इसके अंदर के b मैट्रिक्स है वो तो इसके अंदर क्या होगा, n इंटू पी, ऑर्डर वही लिखना है, और c क्या होगा, ये p इंटू आर। अब ये दोनों चीज़ें सेम है तो इसका मतलब हमारे पास a तो m इंटू एन ऑर्डर का हो गया, और बी सी जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब कितना होगा, n इंटू आर हो गया। और ये दोनों चीज़ें फिर सेम है तो इसका मतलब a इंटू बी इंटू सी, ये जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, m इंटू आर। तो दोनों मैट्रिक्स है उसका देखो क्रम क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों मैट्रिक्स का क्रम अपने पास अगर सेम होता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या, ये जो मान आएगा वो इस मान के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन है उसका अस्तित्व होना चाहिए। फिर इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन का अगर अस्तित्व होता है तो ये स्थिति है, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये साहचर्य का नियम या इसके अंदर क्या होगा, ये जो आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसका नियम का पालन होता है। अब इसी टाइप से देखिए, अपने पास ये चीज़ किया करते थे, a इंटू बी प्लस सी, तो a को b से और a को c से मल्टीप्लाई करते थे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी। अब ये मैट्रिक्स है, इनका क्रम एक जैसा है, इनका साइज एक जैसा होना चाहिए। तो इसको पहले वाले को पहले से और दूसरे वाले को दूसरे मल्टीप्लाई करके अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो ये मान क्या होंगे, आपस में सेम आएंगे। तो इन दोनों का प्लस है तो इसको इससे और इसको इससे अलग अलग मल्टीप्लाई करके इस तरीके से अपने लिखा जा सकता है। तो a इंटू बी, ए इंटू सी, इसको इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नियम होता है इसको इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ अपने पास इसके अंदर का इम्पोर्टेंट है,
तो इसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ये स्पेशली ध्यान रखना है अपने को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो ए को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, ए को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, ए को ए प्लस बी से और प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या होगा, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं, ए इंटू ए को ए स्क्वायर लिखते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी। अब इसी तरह से इसे क्या लिखेंगे, बी इंटू ए प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ये अपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे ना जो संख्याओं के लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने पास इसके अंदर दो संख्याओं को योग करके उसके अंदर इसका होल स्क्वायर करते हैं, जो 8वीं में आपने फॉर्मूला लिया था ये फॉर्मूला। तो इस चीज़ को अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है आपका क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ए बी क्या होता है, बी ए के इक्वल नहीं होता है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ए बी और बी आपस में इसके अंदर इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ के इक्वल होगा। इसका मतलब ये मान इस मान के इक्वल नहीं होगा। ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना है, इस तरह की कोई गलती नहीं कर दे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। इसमें कंडीशन क्या है, ए बी है वो अपने बस इसके अंदर बी ए के इक्वल नहीं होता है। इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब इसको हम पलट नहीं सकते, ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते। अगर ए बी को बी ए लिख सकते हैं तब तो ये लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ के इक्वल नहीं होगा। इसके ऊपर भी कई बार कंपटीशन के अंदर के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप से ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, ये अगला वाला टॉपिक आएगा उसमें आप लोगों को थोड़ा डिटेल में क्लियर करूँगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है तो ए को बी से और बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करने पर, अगर अपने पास ए मैट्रिक्स अपने पास किसी भी क्रम का हो सकता है, तो अगर ए मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर क्या है, ये वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है, किसी भी क्रम का हो सकता है, तो उसी प्रकार का एक मैट्रिक्स बी का अगर अस्तित्व इस प्रकार से हो, अगर आपने को ए मैट्रिक्स किसी भी क्रम का वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अगर बी मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का होना चाहिए जो ए का है, अगर इसका अस्तित्व अगर इस प्रकार से हो कि ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर अगर अपने पास इकाई मैट्रिक्स अगर बनता है, तो ये मैट्रिक्स बी जो होता है वो उसके अंदर क्या कहलाता है, इसका इन्वर्स कहलाता है। ये बी मैट्रिक्स होता है वो ए का इन्वर्स कहलाता है। तो ये इन्वर्स वाला जो मैट्रिक्स है ये आप लोगों को कल इसके अंदर का थोड़ा सा डिटेल के अंदर आप लोगों को क्लियर करूंगा मैं। तो इसके अंदर का ये इन्वर्स मैट्रिक्स की अपने पास इसके अंदर डेफिनेशन होती है, ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर अगर आपने उसका अगर इकाई मैट्रिक्स अगर कोई भी बनता है तो ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स होता है, ये इसका इन्वर्स होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे इसके अंदर का एक बार आपने बस के पेपर के अंदर का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए और बी दोनों दे दिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आई आ गया। एक बार पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर अपने, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर 6 या 8 कुछ भी आ गया, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 1/8 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। इसको आई रख लो, आई के अलावा बची हुई राशि है उसको इधर ले आओ, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के बी इन्वर्स जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर आपको इसका इन्वर्स पूछेंगे तो ये जो बची हुई राशि है उसको इसके साथ में ले आओ, और अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ए का इन्वर्स पूछना है तो 1/8 है उसको बी के साथ में ले आओ। अगर ये आई हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, ये पूरी संख्या बी होगी, तो ए इन्वर्स जो आएगा वो 1/8 इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए और बी दो मैट्रिक्स अगर दिए हुए सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तो इसके अंदर का इनको मल्टीप्लाई करने पर अगर आई बन जाता है, आई के साथ में कोई भी अदिश राशि आ सकती है, कोई भी स्केलर नंबर आ सकता है, तो इस स्केलर नंबर को अपने को इसका इन्वर्स निकालना है तो इधर ले आओ, इसका इन्वर्स निकालना है तो 1/8 को इधर ले आओ, तो इसका इन्वर्स ये हो गया, इसका इन्वर्स अपने पास ये हो गया। तो इसके अंदर क्या चैप्टर ईजी है, परंतु इसके अंदर क्या थोड़ा सा ईजी है, परंतु लापरवाही के अंदर क्या होगा, जल्दबाजी के अंदर क्या कोई प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, बस ये चीज़ इसके अंदर क्या थोड़ी सी स्पेशली आप लोगों की जरूरी है। तो इसके अंदर का बचा हुआ टॉपिक है वो अपने बस क्या कल इसके अंदर ये खत्म हो जाएगा आप लोगों को, फिर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे।
तो ये सीनियर के अंदर भी टॉपिक है, तो आप लोग से जो रिलेटेड जो भी आपके संपर्क के अंदर है, जो स्टूडेंट है, उनको भी इसके अंदर का आप कहिएगा कि इसके अंदर का हो सके तो इसके अंदर कम्पिटिटिव पॉइंट से और बोर्ड पर्पज से इसके अंदर का इन क्लासों को देखिएगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकें तो। क्योंकि जिस तरह की कोरोना की पोजीशन बन रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जैसे प्रदूषण के कारण दिल्ली के अंदर जैसे स्कूल बंद हुए हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस तरह की स्थिति अपने पास में एरिया के अंदर अपने भी इस तरह की स्थिति आ जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, ये कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी इसके अंदर का आप लोग पालना कीजिएगा। तो आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए और इसके अंदर के भविष्य के लिए इसके अंदर का शुभकामनाओं के साथ में ऑल द बेस्ट।